बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 10 जो है हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन तमाम हुआ। इसमें हम MCQs करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। और उसके बाद फिर अगले चैप्टर की तरफ इंशाल्लाह हम मूव कर जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा अब ये कुछ चीज़ें लास्ट वीडियो में रह गई थी, वो देख लें। सेल्फ़ असेसमेंट आपको याद होगा, ये सेल्फ़ असेसमेंट नंबर 5 है, पेज नंबर 119 के ऊपर। इसका पार्ट 2 था, ड्रॉ द पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और आगे तो मैंने कहा था कि आपको मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, और मुझे अब 2 के 3 नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए वीडियो भी तवील हो गई थी। मैंने कहा इसको आगे मैं कवर करवा दूँगा। तो ये देख लेते हैं अभी सेल्फ असेसमेंट पार्ट 5 और 6 तो बहुत आसान सा है, 1 मिनट लगेगा उसमें। फिर MCQs देखते हैं। तो ये सेल्फ असेसमेंट्स, ये 5वां पेज नंबर इसके ऊपर है, 119 के ऊपर, जिसमें हमें ड्रॉ करने हैं पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। और साथ साथ क्या क्या देने हैं उनके, IUPAC नेम भी देने, IUPAC नेम्स भी हमें जो है वो देने हैं। सबसे पहले हमारे पास C2H6O, ठीक है, नंबर 1 पे। इसको देख लेते हैं, नोट्स बनाए हुए हैं मैंने। इसके हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप जो है वो आइसोमर्स हैं। एक ईथर ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, दूसरा अल्कोहल से ताल्लुक़ रखता है। एक ईथर से, ठीक है, ईथर फंक्शनल ग्रुप से, और दूसरा अल्कोहल से। अच्छा, जो ईथर वाला है वो हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये ईथर है, ठीक है। इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर। ये तो कॉमन नेम है, लेकिन उसने हमसे जो डिमांड की है वो कहा है कि IUPAC इसका नेम लिखें। इसका IUPAC नेम है मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है भाई, ये हो गया। अब अल्कोहल वाला भी हम ज़रा देख लें। ये है हमारे पास CH3 CH2OH, ठीक है। इसका नाम है 1 इथेनॉल, 1 इथेनॉल, 1 इथेनॉल। अच्छा, बच्चे बोलते हैं सर ये नाम आपने 1 इथेनॉल लिखा हुआ, अगर आप इसको सिर्फ इथेनॉल भी लिख दें ना, बस ये, तब भी ये सही है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि अल्कोहल ग्रुप नंबर 1 कार्बन एटम पे ही लगा हुआ है, ठीक है। और इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके मैंने बता दिए, क्योंकि एक से ज़्यादा होते हैं ना, कन्फ्यूजन होती है। तो अगर इथेनॉल लिखा हुआ हो तो समझ जाइए 1 इथेनॉल ही है। या इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, इथेन डैश 1 डैश ऑल, इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी सही है, ये भी सही है, और सिर्फ इथेनॉल भी सही है, ठीक है भाई। इन दोनों के अंदर ख़ास बात क्या है, दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड हैं, लेकिन इनका केमिकल फार्मूला सेम है, इसीलिए ये कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इसमें सेकंड वाला देखें, सेकंड वाला जो है इसके अंदर, वो है इसके अंदर हमारे पास C3H6O, C3H6O है। इसके भी हमारे पास 2 हैं, ठीक है। एक तो कीटोन फैमिली का है और दूसरा अल्डिहाइड फैमिली का है। तो पहला जो बनेगा कीटोन फैमिली वाला, वो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3,
इसका जो IUPAC नेम है वो 2-प्रोपेन ऑन, 2-प्रोपेन ऑन। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है प्रोपेन डैश 2 ऑन, एक ही बात है, आप ऐसे लिख लें या फिर आप ऐसे लिख लें, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा है हमारे पास अल्डिहाइड फैमिली का है CH3 डैश CH2 डैश C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद ये हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये बनेगा 1 2 3, क्योंकि IUPAC सिस्टम हमें देना है तो 1 2 यहाँ भी कर लें आप, 1 2 1 2 3 1 2 3। तो दूसरे नंबर पर मौजूद है ये, इसलिए 2-प्रोपेनॉन हमने किया था। यहाँ पर पहले नंबर अल्डिहाइड ग्रुप तो जहाँ लगा हुआ होगा पहला नंबर ही वहाँ से शुरू होगा। ये है 1-प्रोपेनॉल, 1-प्रोपेनअल, ये अल्डिहाइड की पहचान है, 1-प्रोपेनअल। अच्छा, इसको यूँ भी लिख सकते हैं प्रोपेन डैश 1 डैश अल। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बात है, ठीक है भाई। अब ये देखें, ये जो है हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ये कीटोन फैमिली का है, और ये जो है हमारे पास इसका है अल्डिहाइड फैमिली का है, लेकिन इनके क्या, इन दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है, ठीक है भाई। तो इन्हीं को कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। उसके बाद फिर हमारे पास नंबर 3 पे जो है, नंबर 3 पे जो है वो आ जाता है C2H4O2, C2H4O2। इसमें हमारे पास एक जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास ईस्टर का, ठीक है। तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को देख लेते हैं। इसमें एसिटिक एसिड बनता है, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OH, ये एसिटिक एसिड है, लेकिन हमें इसका IUPAC नेम लिखना है इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम है, ठीक है भाई। दूसरा हमारे पास जो है वो ईस्टर फैमिली का है, तो यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर आएगा O, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH3, ये है मिथाइल मीथेनॉट, मिथाइल मीथेन और ये OATE जो आता है ये ईस्टर की पहचान है, ठीक है। और ये ओइक जो आ रहा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान है। तो ये दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं, लेकिन दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है, ठीक है भाई। आगे चलें, ये हो गया आपका सेल्फ असेसमेंट नंबर 5। अब सेल्फ असेसमेंट नंबर 6 जो है वो आपके पेज नंबर 124 पे है, ये निकाल लें और इस सवाल को ज़रा समझने की ज़रूरत है। इसी किस्म के आपके एमडीकेट के टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आते हैं। बेंजीन इज़ हाईली अनसेचुरेटेड, बेंजीन की बात हो रही है कि ये हाईली अनसेचुरेटेड है, बट इट शोज़ स्टेबिलिटी टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन। आपने इसको ज़रा समझना है, ठीक है। पहले उसने बेंजीन की बात बोली है, आगे उसने बोला है कि बेंजीन जो है हाईली अनसेचुरेटेड है। इसका क्या मतलब है? हाईली अनसेचुरेटेड, ठीक है, ये हाईली अनसेचुरेटेड है, बट लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है वो शोज़ स्टेबिलिटी टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन। वाई? ये स्टेबिलिटी जो है वो दिखाती है, मतलब ये फेवर करती है, फेवर करती है, वेलकम करती है किस चीज़ को? एडिशन रिएक्शंस को, एडिशन रिएक्शंस। इसका रीज़न दे दीजिए। अनसेचुरेटेड का मतलब यहाँ पर
ये है कि ये जो है वो एडिशन रिएक्शन के अंदर होता क्या है। एडिशन रिएक्शन के अंदर हम कोई चीज़ ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, लेकिन ऐड जो है वो करने पर ये होता है कि आपका जो है वो कोई भी उसमें से एटम जो है वो रिमूव नहीं होगा। अब आपके पास अल्टरनेट क्या पोजीशन रह जाती, अल्टरनेट क्या पोजीशन रह जाती कि कोई भी एटम भी रिमूव उसके अंदर से नहीं करना है, उसमें से कोई एटम निकले भी नहीं, लेकिन जो है वहाँ पर कोई दूसरा एटम जो है वो भी शामिल हो जाए। इस किस्म के केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं एडिशन रिएक्शन, जिसमें सिर्फ एडिशन ही हो, रिमूवल कुछ भी ना हो। और ये जब ही होता है जब आपके पास डबल बॉन्ड हो या आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो। जैसे कि हमारे पास ईथीन है, ईथीन अगर इसको देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर जो है अच्छा एक चीज़ जो है वो मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये स्टेबिलिटी का मतलब फेवर नहीं है यहाँ पे, ये डिसफेवर है, डिसफेवर, यानी कि एडिशन रिएक्शन जो है, एडिशन रिएक्शन जो है उसको ये वेलकम नहीं करते। कौन से? यही जो हमारे पास हैं बेंजीन जो है, ये एडिशन रिएक्शन को फेवर नहीं करता, ठीक है। तो सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ये मतलब है, मैं इसको दूसरा प्रोनाउंस कर गया, ठीक है। मैंने नोट्स में देखा तो मुझे नज़र आ गया कि ये मैंने मार्क किया हुआ ख़ास तौर पर कि स्टेबिलिटी का सेंस क्या बनता है यहाँ पे। तो स्टेबिलिटी टू एडिशन रिएक्शन मतलब स्टेबल है कि भाई एडिशन रिएक्शन नहीं होने देने, ठीक है। तो ये स्टेबल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एडिशन रिएक्शन नॉट, ये नहीं होना चाहिए। और एडिशन रिएक्शन के लिए क्या होना ज़रूरी है? एडिशन रिएक्शन के लिए डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है और ट्रिपल बॉन्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि यही होते हैं जब ये बॉन्ड रिमूव होते हैं तो इनकी जगह पर कोई दूसरा एटम आ सकता है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में आप किसी एटम से, किसी मॉलिक्यूल से कोई एटम तो इसमें से रिमूव हो नहीं सकता। अगर कोई दूसरा एटम आके इसमें ऐड होगा तो एक ही हल है कि ये बॉन्ड रिमूव हो। फिर हमारे पास एग्जाम्पल ईथाइन की है, इसको अगर आप लें तो इसके अंदर CH ट्रिपल बॉन्ड है, समझ में आ रही है बात? CH ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जो है वो गुंजाइश है, दो बॉन्ड बने हुए हैं, एडिशन रिएक्शन यहाँ पर भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ भी आपको जो है वो डबल बॉन्ड मिलेगा और ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, वहाँ आप कुछ ऐड कर सकते हैं बग़ैर उसमें से कुछ रिमूव किए, ये मुमकिन है। अच्छा, अगर ये मुमकिन है तो फिर अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस किस्म का है कि ये कार्बन, कार्बन, फिर ये कार्बन, कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, ये और ये। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, एक को छोड़ के जो दूसरा है उसमें डबल बॉन्डिंग मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ये जो है हमारे पास, इसीलिए वो कह रहा है, लेकिन फिर अगर डबल बॉन्ड मौजूद हैं तो पहला तो ये सवाल पैदा होता है कि डबल बॉन्ड मौजूद हैं तो इसका मतलब यहाँ पर एडिशन रिएक्शन मुमकिन है, यही बात है ना। क्योंकि एडिशन रिएक्शन का मेन फोकस ही ये होता है कि उस मॉलिक्यूल में से कुछ आप रिमूव नहीं करेंगे बल्कि उसी में गुंजाइश निकलेगी कुछ ऐड होने की, और इसके लिए पॉसिबिलिटी होनी चाहिए डबल बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की, जैसे मैंने ईथीन और इथाइन का आपको समझाया। अगर बेंजीन को देखें तो यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट हमें नज़र आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है, कि यहाँ पर आसानी से एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है, यहाँ हो सकता है। लेकिन क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन दिखा रहा है बेंजीन कि नहीं भाई, एडिशन रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होने दिया जाएगा। क्यों भाई? डबल बॉन्ड तो मौजूद हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अच्छा, अब इस वर्ड को भी समझ लीजिए, अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड का मतलब भी यही होता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी।
अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वही होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड हैं उनको हम जो है वो अनसैचुरेटेड नहीं कहते, उनको सैचुरेटेड कहते हैं। इसीलिए अल्केन्स जो हैं वो सारे के सारे सैचुरेटेड हैं और अल्कीन और अल्काइन जो है वो अनसैचुरेटेड है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये बेंजीन भी जो है वो हाईली अनसैचुरेटेड है। अब ये बेंजीन जो है वो हाईली अनसैचुरेटेड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी जबकि ये हाईली अनसैचुरेटेड है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड की मौजूदगी है, तो एडिशन रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है इनके अंदर ये जो 3 डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं आपको, इनके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं टोटल? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इन 6 के 6 कार्बन एटम्स के अंदर। इसके भी, इसके ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इनकी वजह से ये डबल बॉन्ड है। ये जहाँ पर होंगे डबल बॉन्ड वहाँ बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इनका एक जगह रुकना ज़रूरी है, इन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि ये एक जगह रुकते नहीं हैं। अब एक जगह रुकते नहीं है मुस्तकिल, इसीलिए इनको कहा जाता है ये डीलोकेलाइज्ड हैं। डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज्ड भी होते हैं, एक ही जगह मौजूद भी होते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड भी होते हैं, घूम रहे होते हैं पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर भी जो है वो डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन एक जगह रुके हुए नहीं है, मुस्तकिल घूम रहे हैं। अब इनके घूमने की वजह से ये जो डबल बॉन्डिंग आपको नज़र आ रही है ना, ये डबल बॉन्डिंग कायम नहीं रहती, बनती है बिगड़ती है, बनती है बिगड़ती है, बनती है बिगड़ती है। तो अगर डबल बॉन्डिंग ही कायम नहीं रहेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर एडिशन रिएक्शन, जिसकी शर्त ही ये है कि कुछ ऐड किया जाए, और ये जब ही मुमकिन है जब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसी को रिप्लेस कर सकते हैं हम एडिशन रिएक्शन में, कुछ रिमूव तो कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो हैं ये मुस्तकिल बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। यहाँ से ये डबल बॉन्ड निकल के यहाँ आ जाता है, यहाँ से डबल बॉन्ड निकल के यहाँ आ जाता है, यहाँ से डबल बॉन्ड निकल के यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो ये जो हो रहा है मुस्तकिल इन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकेलाइजेशन की वजह से जो है, ये क्या करता है बेंजीन, ये एडिशन रिएक्शन को जो है वेलकम नहीं करता इतनी आसानी से। ये स्टेबल रहता है एडिशन रिएक्शंस के मामले में, तो एडिशन रिएक्शंस के मामले में स्टेबल रहता है, ठीक है। इतनी आसानी से ये एडिशन रिएक्शंस जो है वो नहीं होने देता, बावजूद ये कि ये अनसैचुरेटेड है, बावजूद ये कि इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है भाई। क्लियर हो गई ये बात? अब आगे चलें। अब ज़रा MCQs को देख लेते हैं। गलती कोताहियाँ इंसान से होती हैं, ये मैं आपको बता दूं पहले ही, ठीक है। गलती खुदा से नहीं होती भाई, तो मैं भी एक इंसान हूँ, तो मुझसे भी गलती हो सकती है और होती भी है। लेकिन जब होती है तो भाई क्लियरली बता भी देता हूँ कि यार ये चीज़ गलत हो गई, या कभी भूल भी जाता हूँ तो क्लियरली बताता हूँ, अभी भूल गया, अगली वीडियो में बता दूँगा आपको। दिल से कोशिश नहीं करूँगा कि कभी आपको गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो पास आउट हो, ठीक है। MCQs, अब एक्सरसाइज की तरफ चल लेते हैं। MCQs, इसमें भी आपकी बुक के MCQs में मैंने एक मिस्टेक जो है वो निकाली है, वो भी मैं आपको बताता हूँ ताकि बच्चे अपनी इस्लाह कर लें। इसमें ये आपकी एक्सरसाइज शुरू हो रही है पेज नंबर 134 से। इसको मैं, इसके जवाबात तो बुक में पीछे भी लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। पहला जो है सिर्फ पढ़ के सिर्फ समझा दूँगा, ठीक है। द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज़ एडिड टू एन इथाइन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जब आप जो है वो रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? इथाइन मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड, इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलेगी वो कौन सी मिलेगी। मैं साथ साथ आपको पेज का हवाला भी दूंगा, पेज नंबर भी बताऊंगा
कि इसका जवाब, इस MCQs का जवाब इस पेज नंबर पे मौजूद है, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास इसका जवाब ये है, कौन सी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होगी, 1,1-डाइब्रोमो इथेन, ये बी है इसका, 1,1-डाइब्रोमो इथेन, 1,1-डाइब्रोमो इथेन। ये आपकी पेज नंबर 155 पे मौजूद है, सॉरी पेज नंबर 115 पे मौजूद है। और ठीक है, वहाँ पर जो है टॉपिक हेडिंग जो है, हेडिंग के साथ नंबर लिखा हुआ है 5.5.5.2, आप देखें वहाँ पर ये टॉपिक आपको मिल जाएगा पेज नंबर 115 पे, 115 पेज नंबर पे। अच्छा, दूसरा वाला जो है इसके अंदर आपसे बोल रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है C3H6, इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होना चाहिए आपके ख़्याल में, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन या साइक्लोप्रोपेन? तो इसके अंदर डी है ये, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। इसको भी अगर आपको श्योर करना हो तो पेज नंबर 104 पे चले जाएं, वहाँ पर साइक्लोप्रोपेन बाकायदा वहाँ लिखा हुआ है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 पे आ जाएं। नंबर 3 पे लिखा है ओजोनाइड ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट प्रोड्यूस। ओजोनाइड को जब आप हीट करते हैं जिंक डस्ट के साथ तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, इसका बी जो है वो जवाब है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा, अल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा। आप चेक कर लें पेज नंबर 111, इसके ऊपर इसका जवाब मौजूद है, पेज नंबर 111, अल्डिहाइड बी है ये, ठीक है। नंबर 4 पे जो है वो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन से कंपाउंड हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को रिफ्लेक्ट करते हैं? तो इसका जवाब जो है वो चौथे का वो बी है, ठीक है, इसका जवाब चौथे का बी है, इथेनॉल एंड डाई मिथाइल ईथर, ये अभी हमने किया भी है शायद, इथेनॉल एंड डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है भाई। ये पेज नंबर 118 पर इसका जवाब मौजूद है, पेज नंबर 118 पे आप चेक कर सकते हैं। नंबर 5 जो है इसमें बोल रहा है द सब्सटीट्यूएंट दैट कैन एक्ट एज अ मेटर डायरेक्टर। सब्सटीट्यूएंट का मतलब आसान सा फंक्शनल ग्रुप ले लें, ठीक है। तो जो सब्सटीट्यूएंट है या फंक्शनल ग्रुप है जो कि मेटा डायरेक्टर के तौर पर काम करेगा, वो कौन सा है वो बता दीजिए। यहाँ मिस्टेक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है ए क्लोरीन, जबकि क्लोरीन जो है वो मेटा डायरेक्टर ग्रुप नहीं है, बल्कि क्लोरीन जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर ग्रुप है। तो ये मिस्टेक है, ठीक है। मेटा डायरेक्टर ग्रुप का डी ऑप्शन है यहाँ पर COOH, डी है यहाँ पर COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये ग्रुप है। आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर लें, पेज नंबर 130 पे, 130 पे टेबल बना हुआ है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। मेटा डायरेक्टर ग्रुप जो है COOH है। 6 जो है इसको देख लें आप, वेल्डिंग गैस, ये तो पेज नंबर 100 पे अगर आप आ जाएं तो आपको ये नज़र आ जाएगा, जो इंट्रोडक्शन है ना उसी के अंदर वेल्डिंग गैस अमंग द फॉलोइंग इज़, कौन सी गैस है इनमें से जो कि वेल्डिंग गैस कहलाती है? इथाइलिन, एसीटाइलिन, ईथेन या मीथेन? इसमें बी है एसीटाइलिन, जिसको इथाइन भी कहते हैं। तो ये बी है इसके अंदर, एसीटाइलिन, यानी कि इथाइन को भी एसीटाइलिन यानी कि इथाइन जो है वो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो छठा है, छठा हो गया, सातवां है, सातवां जो है बेंजीन बर्न्स विद स्मोकी फ्लेम बिकॉज ऑफ इट्स। बेंजीन जब बर्न करती है
तो बहुत धुआंधार किस्म के शोले निकलते हैं, ब्लैक कलर का गाढ़ा धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, उसके पीछे वजह क्या है। तो ये भी आपको पेज नंबर 121 पे इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बी ऑप्शन है, उसकी वजह यह है कि बेंजीन के अंदर जो है वो हाई कार्बन परसेंटेज होती है। तो यहाँ बी है इसका जवाब, हाई कार्बन परसेंटेज जो है होती है बेंजीन में, ठीक है। 8 देखें अब क्या है। एट जो है इसमें सुटेबल केमिकल आपने बताना है, ठीक है, जिसकी मदद से आप ईथीन और इथाइन में फ़र्क कर सकें, तमीज़ कर सकें कौन सा केमिकल है जिसको आप इस्तेमाल करके इस फ़र्क को जान सकते हैं कि भाई ये चीज़ ईथीन है और ये इथाइन है। तो इसका जवाब डी है, इसका जवाब डी है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये आप देखना चाहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कहाँ है, पेज नंबर 114 पे मौजूद है, आप चेक भी कर सकते हैं। 9 जो है इसको देख लेते हैं। 9 में आपसे बोल रहा है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है इनमें से वो बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये डी है, नाइट्रोनियम आयन, एन, ये डी है, नाइट्रोनियम आयन NO2 डैश, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। पेज नंबर 130 पर ही टेबल मौजूद है, उसमें आप देख सकते हैं। आखिरी इसका MCQs करें तो इसके आखिरी MCQs में आपसे पूछ रहा है एसाइलेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड गिव्स। जब आप बेंजीन की एसाइलेशन करते हैं, एसाइलेशन मतलब एसिल हैलाइड जो है उसके साथ बेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं, और इसके में एक कैटलिस्ट भी आपको चाहिए एल्युमिनियम क्लोराइड का। तो उसके नतीजे में क्या चीज़ जो है वो बनती है ये बता दीजिए। तो यहाँ बी है, एसीटोफिनॉन, बी इसका जवाब है, एसीटोफिनॉन इसका जवाब है। और आप चेक भी कर सकते हैं पेज नंबर 128 पर टॉपिक नंबर 5.7.4.6 जो है ये, ठीक है भाई। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लें। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने लिखे हैं, दो वर्ड्स के डिफरेंसेस हैं। तीन डिफरेंसेस आपको बता देता हूँ। पहले तो एलिफेटिक और एरोमेटिक का, एलिफेटिक और एरोमेटिक का, इनका फ़र्क क्या है। पहली बात कि इस एरोमेटिक के अंदर डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी लोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद होते हैं। नन, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में नहीं होते, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में होते हैं। दूसरी जो बात यहाँ पर है वो ये है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की फ्रेगरेंस, खुशबू, एरोमा, उसकी वजह से ये जाने जाते हैं, एरोमा यहाँ पर मौजूद है, इसकी बेस इसकी खुशबूयात हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, नन, ठीक है। तीसरी जो है यहाँ पर है कि यहाँ जो आपको मिलेगा साइक्लिक प्लस अल्टरनेट डबल
साइक्लिक प्लस अल्टरनेट डबल बॉन्ड आपको यहाँ पे मिलेगा। जबकि अगर इसके अंदर आप देखेंगे तो साइक्लिक तो होगा बट नो अल्टरनेशन, बट नो अल्टरनेट, बट नो अल्टरनेट डबल बॉन्ड। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है भाई, 3 डिफरेंसेस बोले थे, 3 डिफरेंसेस जो है वो हमने निकाल दिए। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है गिव द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपको मैकेनिज्म बताना है फ्री रेडिकल रिएक्शन का, और ये फ्री रेडिकल रिएक्शन किसके दरमियान हो रहा है? मीथेन और क्लोरीन के दरमियान हो रहा है। किसकी मौजूदगी में हो रहा है? सनलाइट की मौजूदगी में हो रहा है। तो ये पेज नंबर 106 के ऊपर इसका जवाब मौजूद है, आप जाके चेक कर सकते हैं पेज नंबर 106 पे, और इसके ऊपर तो मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके अंदर कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये तो रिएक्शंस कंप्लीट करना है, तो मैं इसको मिटा के ज़रा अलग से लिखूँ। कंप्लीट रिएक्शंस, कंप्लीट रिएक्शंस। नंबर 1 पे हमारे पास चारों रिएक्शंस एक साथ ही लिख देता हूँ, बल्कि नहीं ये तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हैं जो कि डबल डबल आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो स्पेस का मसला हो जाएगा। पहले वाले को देख लेते हैं। इथाइल अल्कोहल जो है वो अगर रिएक्ट करता है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल जो है यहाँ पर H2SO4 कंसनट्रेटेड, ये ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है CONC, कंसनट्रेटेड होगा और टेम्परेचर आप 170 डिग्री देंगे, तो उसके नतीजे में क्या बनेगा? उसके नतीजे में ईथीन बनेगी और वाटर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास आ जाता है, दूसरा हमारे पास आ जाता है ये इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड को अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे अल्कोहल की मौजूदगी में, यानी कि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अल्कोहलिक होगा, अल्कोहल में मिक्स किया हुआ होगा, उसके साथ आप इथाइल ब्रोमाइड को अगर रिएक्ट कराएंगे तो इसके नतीजे में क्या बनेगा? इसके नतीजे में 3 चीज़ें बनेंगी। एक तो बनेगी ईथीन गैस, ठीक है भाई, और वाटर बनेगा H2O प्लस यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो बनेगा। ठीक है भाई, ये भी हो गया। तीसरा रिएक्शन देख लेते हैं, नंबर 3। नंबर 3 जो है इसके ऊपर प्रोपीन गैस है CH3, प्रोपीन गैस जो है वो रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर रही है। तो बताइए क्या बनेगा? इससे 2 रिएक्शन होंगे, लेकिन उसने हमें जो बोला है वो ध्यान से सुने। उसने कहा है फाइनल प्रोडक्ट बतानी है, तो लेकिन दोनों रिएक्शंस 1 बाय 1 करके मैं आपको बताऊंगा। पहले जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन CH3 CH3, यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा 1 2 3। ठीक है भाई, तो ये कहलाता है 2 ब्रोमो 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। एक तो ये प्रोडक्ट बनेगी, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगी, थोड़ी देर बाद जो है वो दूसरी प्रोडक्ट इससे बनेगी, वो हमारे पास है
CH3 डैश CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। इस Br को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने Br को आगे लिख दिया है। 1 ये होगा 1 2 3, ये है 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है भाई, तो 2 प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है नंबर 4, इसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। नंबर 4, यहाँ पर हमारे पास ईथीन गैस जो है वो रिएक्ट कर रही है ओजोन गैस के साथ, ओजोन गैस के साथ। तो इसके नतीजे में बड़ा धुआंधार किस्म का पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा और उसके बाद आखिर में फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इथाइलिन ओजोनाइड बनेगा पहले, CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड इस तरह से CH2, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, फिर ये ऑक्सीजन है, ये घर जैसी शक्ल का जो बने हैं, यह है इथाइल ओजोनाइड, इथाइलिन ओजोनाइड जो है ये बनेगा। ठीक है भाई, फिर क्या होगा, फिर जो है जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे इसको हम। जिंक जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिंक के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे इथाइलिन ओजोनाइड को, और उसके नतीजे में 2 जो है वो मॉलिक्यूल बनेंगे फॉर्मल्डिहाइड के। ये 2 को ज़रा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसको मिक्स नहीं करना है, ये 2 इसके साथ अलग से लगाना है। जिस तरह हम केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं ना 2Cl2, ये कोफिशिएंट जो लगता है ये 2 है, इसको ध्यान में रखना और इसको इसी तरह लगाना है, प्लस जिंक ऑक्साइड जो है वो बनेगा, जिंक ऑक्साइड। ये क्या है, ये फॉर्मल्डिहाइड कहलाता है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है भाई, तो ये 4 इक्वेशंस जो हैं ये भी कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें, इसी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है राइट द इक्वेशंस विद ऑल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसकी तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है डिफाइन अ चिराल कार्बन। ये चिराल कार्बन क्या है ये बताइए, गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर, और एक एग्जाम्पल दे के अपनी बात को साबित भी कीजिए। तो इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 119 पे, पेज नंबर 119 पे। इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ, वो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें कह रहा है राइट द इक्वेशंस विद ऑल रिक्वायर्ड कंडीशंस, यानी कि इक्वेशन भी आपको लिखनी है। ठीक है, राइट इक्वेशंस बोल रहा है, इक्वेशंस भी लिखिए और कंडीशंस भी लिखिए उसके साथ साथ। शराइत जो होती है ना कि कितना टेम्परेचर रखना है, कितना प्रेशर रखना है। ठीक है, इसको कह रहा है ऑल रिक्वायर्ड नेसेसरी कंडीशंस, रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद द फॉलोइंग। बेंजीन को रिएक्ट करवाने जा रहे हैं हम किसके साथ, सबसे पहले बेंजीन को हम हाइड्रोजन के साथ जो है वो रिएक्ट कराएंगे। तो इसकी इक्वेशन पेज नंबर 123 पे मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ भी लिख दूंगा क्योंकि मैंने इसके लिए नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ बेंजीन का रिएक्शन देख लेते हैं। C6H6 ये बेंजीन का केमिकल फार्मूला। अच्छा, तो हाइड्रोजन जो है इसको हम जब भी बेंजीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो हम इसको कहते हैं हाइड्रेशन, हाइड्रेशन इसका नाम है। तो ये बेंजीन आ गई। ठीक है भाई, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं, 3 मोल आपके पास हाइड्रोजन गैस के होने चाहिए, और यहाँ पर एक कैटलिस्ट जो है वो आपको चाहिए, कौन सा, निकल। टेम्परेचर जो है वो आपको 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा।
और एटमॉस्फेरिक 30 atm 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपको देना पड़ेगा। फिर ये हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करेगी और इसके नतीजे में साइक्लोहेक्सेन बनेगा। साइक्लोहेक्सेन जो है वो बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन जो है वो बनेगा। ठीक है भाई, अगला देखें और क्या है। दूसरा रिएक्शन जो है वो हमारे पास एसिल हैलाइड के साथ है, CH3CH3COCl। ये क्या है? ये एसिल हैलाइड है। ठीक है, इसको हम बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। इसको पहले इसकी असली शक्ल में लिख लूँ ताकि बॉन्ड वगैरह आपको नज़र आ जाए। C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और उसके साथ ये Cl। ठीक है भाई, ये बन गया एसिल हैलाइड। तो ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसका नाम क्या है? इसको कहते हैं हम इथेनॉल क्लोराइड। एसिल हैलाइड तो जनरली इसको कहा जाता है ना, वैसे इसका नाम है इथेनॉल क्लोराइड। ये इसका IUPAC नेम है, IUPAC नेम, IUPAC इसका ये नेम है। तो ये इथेनॉल क्लोराइड रिएक्ट करेगा, उसके नतीजे में बनेगा एसीटोफिनॉन। ठीक है भाई, एसीटोफिनॉन। ये आ गया ऊपर, इस जगह पे ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर इसके साथ ये मिथाइल ग्रुप लग गया और एक और प्रोडक्ट जो बनेगी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, एसीटोफिनॉन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एसीटोफिनॉन। इसका तो नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है भाई, अगला उसके बाद जो है हमारे पास नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है उसके साथ बेंजीन रिएक्ट करेगी तो क्या होगा? कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नंबर 3 HNO3 ब्रैकेट में लिखा हुआ है CONC कंसनट्रेटेड। तो ये बेंजीन बनाते हैं पहले, ठीक है, इसको रिएक्ट कराते हैं HNO3, ठीक है, और ये कंसनट्रेटेड होना चाहिए, कंसनट्रेटेड। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड कंडीशन है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो होना चाहिए और वो भी कंसनट्रेटेड होना चाहिए। कंसनट्रेटेड का मतलब है गाढ़ा, गाढ़ा जो है जिसमें कम पानी हो। अच्छा, उसके नतीजे में क्या बनेगा? उसके नतीजे में अब जो है हमारे पास वो बनेगा NO2, ये नाइट्रोबेंजीन जो है वो बनेगा, नाइट्रोबेंजीन जो है वो बनेगा और वाटर भी बनेगा। क्यों नाइट्रोबेंजीन बनेगा? इसलिए क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड जो है ये टूट जाएगा OH नेगेटिव आयन में और NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन में। ये नाइट्रोनियम आयन यहाँ पर आके इसके साथ अटैच होकर इसको नाइट्रोबेंजीन बनाएगा और यहाँ से क्या निकलेगा? बेंजीन से हाइड्रोजन आयन निकलेगा। ये हाइड्रोजन आयन इस OH के साथ मिलेगा और इसके नतीजे में क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देख लेते हैं। ये भी कंसनट्रेटेड होना चाहिए H2SO4, ये भी कंसनट्रेटेड होना चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, ये बेंजीन बना दिया और इसके साथ ये H2SO4,
H2SO4 क्या है, कंसनट्रेटेड। रिक्वायर्ड कंडीशंस यहाँ पर ये है कि तकरीबन 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर जो है वो देना पड़ेगा। इसके नतीजे में बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो बनेगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो बनेगा, SO3H प्लस वाटर H2O भी बनेगा ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है भाई, रिएक्शंस हो गए सारे। इनके पेज नंबर भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, आप खुद अपनी बुक में इन रिएक्शंस को देख भी सकते हैं। वैसे इन सारे रिएक्शंस पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो ये पहला वाला जो हाइड्रेशन वाला है H2 वाला, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 123 पे। उसके बाद जो एसिल हैलाइड वाला है वो आपको पेज नंबर 128 पे मिलेगा। फिर जो नाइट्रिक एसिड वाला है वो आपको पेज नंबर 125 पे मिलेगा। और जो फाइनली सल्फ्यूरिक एसिड वाला H2SO4 वो आपको पेज नंबर 126 पे मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसी का, वो आपसे कह रहा है ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। इसका मतलब क्या हुआ ब्रिंग अबाउट का, फॉलोइंग कन्वर्जन। ब्रिंग अबाउट का मतलब है कीजिए, बस इसका आसान सा ही मतलब है। नीचे दिए गई कन्वर्जन्स कीजिए, नीचे दिए गए जो चीज़ें हैं इनको कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, किस में कन्वर्ट करें, टॉलिन को ऑर्थो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड में। टॉलिन टू ऑर्थो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ठीक है भाई, ऑर्थो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड में कैसे होगा ये भी बता देता हूँ मैं आपको। ये बनाया हुआ है मैंने पहले ही नोट्स। इसके लिए आपको जो है टॉलिन को पहले लिख लें CH3, ये बेंजीन ही होता है टॉलिन। फ़र्क सिर्फ यहाँ पे होता है कि एक मिथाइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ होता है। इसको कंसनट्रेटेड एसिड के 3 मोल्स के साथ आपको रिएक्ट कराना पड़ेगा। ये कंसनट्रेटेड होना चाहिए, कंसनट्रेटेड। ठीक है भाई, और जब आप इसके 3 मोल्स को इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर ऐसी कुछ पोजीशन जो है वो आपको नज़र आएगी। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये 2 जगहें खाली होंगी। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, और ये वाली पोजीशन जो है वो पैरा है। क्योंकि उसने ऑर्थो और पैरा का बोला है तो इसलिए यहाँ और जब यहाँ आएगा तो यहाँ भी आएगा। इसलिए यहाँ पर हमारे पास CH3 तो अपनी जगह पर कायम रहेगा। नाइट्रोनियम आयन एक यहाँ पर आ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रोनियम आयन एक यहाँ पर आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे और यहाँ पर भी नाइट्रोनियम आयन जो है वो आ जाएगा। देखें 3 नाइट्रोनियम आयन चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है 3 ही आपको जो है वो नाइट्रिक एसिड चाहिए, क्योंकि इन 3 में से हर एक से, क्योंकि 3 नाइट्रिक एसिड है तो हर एक से हमें 3 जो है वो नाइट्रोनियम आयन जो है वो मिलेंगे। प्लस प्लस प्लस, और यही 3 नाइट्रोनियम आयन जब यहाँ आएंगे तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन आयन निकलेंगे। इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना ये, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जाएंगे और यहाँ से इनको निकाल देंगे। यही 3 आगे जाएंगे और फिर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे 3 H2O के मॉलिक्यूल। अब 3 H2O के मॉलिक्यूल इनसे तो बन नहीं सकते, इसके लिए एग्जैक्टली यही नाइट्रिक एसिड आपको 3 OH भी देगा, हाइड्रोक्साइड आयंस। 3 3 3 3 3 मिल के ये 3 H2O जो है वो बन जाएंगे। ठीक है भाई, और क्या है इसके अंदर,
दूसरा रिएक्शन जो है उसमें आपसे बोल रहा है बेंजीन टू एम नाइट्रोटोलिन, कि इसमें आपको जो है वो क्या करना है, बेंजीन टू एम नाइट्रोटोलिन। तो बेंजीन को एम नाइट्रोटोलिन बनाना है, ये मेटा वाली पोजीशन आ गई, नाइट्रो जो होगा मेटा पोजीशन पे होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा बड़ा मैटर है। सबसे पहले तो आपको बेंजीन से टोलिन बनाना होगा, टोलिन से फिर आपको मेटा नाइट्रोटोलिन की तरफ जाना होगा। तो पहले बेंजीन को टोलिन बनाते हैं, ठीक है, और उसके लिए नाइट्रिक एसिड ही चाहिए हमें, HNO3, ठीक है। बल्कि पहले नाइट्रो बेंजीन बनाते हैं, फिर उस नाइट्रो बेंजीन को टोलिन जो है वो बनाएंगे, ठीक है। नाइट्रिक एसिड आपको कंसनट्रेटेड चाहिए, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, और आपको हीट जो है इसको देनी पड़ेगी। उसके नतीजे में आपके पास जो चीज़ आएगी वो आएगी नाइट्रोबेंजीन, NO2, और ये नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, और वाटर बनेगा H2O। अब ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि वाटर कैसे बना है, यहाँ से ही एक OH निकलेगा और NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन निकलेगा, हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा और नाइट्रोनियम आयन निकलेगा। अच्छा, अब यही जो हमारे पास नाइट्रोनियम आयन है, इसका आगे काम है, इसका आगे काम है कि यही नाइट्रोबेंजीन जो है ये रिएक्ट करेगा CH3Cl, इसको हम कहते हैं मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि टोलिन बनाना है ना तो CH तो चाहिए। समझ आ रही है बात आपको? और यहाँ पर आपको एक कैटलिस्ट भी चाहिए, कौन सा, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो उसके नतीजे में फिर आपके पास ये टोलिन जो है वो बन जाएगा। यहाँ पर CH3 ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पर नाइट्रोनियम तो पहले से ही लगा हुआ है, CH3 यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। ये कहलाएगा अब क्या, एम नाइट्रोटोलिन, एम नाइट्रोटोलिन, ठीक है भाई। और इसके अलावा क्या बनेगा, इसके अलावा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनेगा। अब ज़रा इसको समझ लीजिएगा कि इससे निकल क्या रहा है, जो यहाँ आ रहा है, इससे ये इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, ठीक है, और ये क्लोराइड आयन बन रहा है, और यहाँ से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन आयन। यही हाइड्रोजन आयन इस क्लोराइड आयन के साथ मिलेगा, क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और ये जो ये कहाँ आ जाएगा, ये इस जगह पे आएगा, और यहाँ से क्या निकालेगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा, ये रहा, ये यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और इसकी जगह पे ले लेगा। सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन हो रहा है ना, ठीक है। आगे चलें अब, और क्या है, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन को समझना बड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाउ कैन यू प्रिपेयर ईथीन फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। पहले वो बता रहा है कि आपको तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, किसको, ईथीन को, ईथीन को किसकी मदद से, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। एक काम तो आपसे वो ये बोल रहा है कि ईथीन बनाना है आपने
इसकी मदद से, इथेनॉल की डिहाइड्रेशन की मदद से। और इथाइन बनाना है, इथाइन बनाना है फ्रॉम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड, ऑफ इथाइल क्लोराइड। ठीक है भाई। अब इसके पूरा जवाब जो है ना वो आपकी बुक में नहीं है मौजूद, इसलिए फिर मैंने इसके खुद नेट सर्चिंग करके इसके जवाबात जो हैं वो निकाले हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, पहले इसको देख लेते। ठीक है, नंबर वन इथीन के लिए, इथीन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल ले लें पहले, CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ पर आपको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए इसके लिए, H2SO4, और 170 डिग्री आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसके नतीजे में इथीन जो है वो बन जाएगी, प्लस H2O वाटर बनेगा, ये इथीन बन गई, इथीन। ये तो बड़ा आसान सा काम हो गया। अगला काम जो है वो खैर इतना आसान नहीं है, उसमें थोड़ा सा जोड़ तोड़ है। ये इथाइन जो है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब ये है कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब आपको हाइड्रोजन भी रिमूव करना पड़ेगा, हैलोजन को भी रिमूव करना पड़ेगा। कहाँ से, इथाइल क्लोराइड से, तब जाके इथाइन जो है वो बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले इथाइन क्लोराइड को, सबसे पहले इथाइन क्लोराइड को सबसे पहले आपने किसके साथ रिएक्ट कराना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइन क्लोराइड को जो आप रिएक्ट कराएंगे, ये किस में कराएंगे, अल्कोहल के अंदर। पहले अल्कोहल लेंगे, कोई सा भी ले लें, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, अल्कोहल ले लें, और उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइल क्लोराइड जो है इनको आप डाल दें। इनका रिएक्शन शुरू होगा आपस में, और उसके नतीजे में जो है वो क्या बनेगा आपके पास, इथीन जो है वो बन जाएगी, CH2 और CH2, और यहाँ पर जो है वो एक और चीज़ बनेगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O वाटर। ठीक है, जब यहाँ पर ये काम हो जाएगा, अब आपको इस इथीन को रिएक्ट कराना पड़ेगा CH2 ब्रोमीन के साथ, Br2 ब्रोमीन के साथ। इसको हम कहते हैं ब्रोमीनेशन। तो जब आप ब्रोमीन के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो एक और कंपाउंड बनेगा। याद रहे आपका टारगेट क्या है, इथाइन तक पहुंचना, इस तक, CH ट्रिपल बॉन्ड, इस तक पहुंचना है आपको। तो पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। तो इस इथीन को आप रिएक्ट कराएंगे ब्रोमीन के साथ, तो इससे बनेगा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, CH2, इसके साथ भी ब्रोमीन, इसके साथ भी ब्रोमीन। ये क्या है, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। ठीक है भाई। अच्छा, जब ये बन जाए तो फिर इसको आपने किसके साथ रिएक्ट कराना है, इसको आपने रिएक्ट कराना है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर भी ब्रोमीन और यहाँ पर भी ब्रोमीन। इसको रिएक्ट कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके अंदर, किसी भी अल्कोहल के अंदर, किसी भी अल्कोहल के अंदर, तब जाके इथाइन बनेगा।
तब जाके क्या बनेगा, इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसके साथ साथ जो है वो 2 मोल जो है वो पोटेशियम ब्रोमाइड के भी बनेंगे और 2 मोल जो है वो H2O के भी बन जाएंगे। ठीक है भाई, ये भी हो गया। आगे चलें अब। MD कैट का टेस्ट क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कहने को तो सब हो जाता है, डॉक्टर बनना चाहते हैं ये वो, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सोचें ज़रा, ये मैं क्लास 9 से नसीहतें करता हुआ आता हूँ बच्चों को। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास 9 से अभी सेकेंड ईयर की मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। 9 से नसीहत करता हुआ आ रहा हूँ सॉरी, कि भाई केमिस्ट्री समझ लो, केमिस्ट्री समझ लो, ये वाहिद सब्जेक्ट है जो आगे जाके आपको डुबो देगा। सीख लो इसको, सीख लो सीख लो सीख लो, अभी सीख लो। नहीं मानते, वो रट्टे में लगे हुए हैं बस, क्या करें। क्वेश्चन नंबर 8, अल्केन्स आर जनरली रेफर्ड एज पैराफिन्स। अल्केन्स को जो है वो नॉर्मली पैराफिन्स जो है वो भी कहा जाता है, ड्यू टू देयर लेस रिएक्टिविटी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अल्केन्स जो हैं लेस रिएक्टिव हैं, इतनी जल्दी जो है वो रिएक्शन करते नहीं हैं। वाई आर दे स्टेबल टूवर्ड्स केमिकल रिएक्शन, वाई दे आर स्टेबल टूवर्ड्स केमिकल रिएक्शन। वही स्टेबल का वर्ड इसने दोबारा यूज़ किया है जिसने पहले मुझे घुमा दिया था, ठीक है, लेकिन फिर मैं समझ गया था इसका मतलब क्या है। वाई दे आर स्टेबल टूवर्ड्स केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शंस के मामले में ये इतने स्टेबल क्यों हैं, इतने सख्त क्यों हैं, कि इतनी आसानी के साथ ये केमिकल रिएक्शंस जो है वो करते नहीं हैं, ये लेस रिएक्टिव क्यों हैं। तो ये आपसे इसकी वजह पूछ रहा है। इसकी वजह आपको पेज नंबर 104 पे मिल जाएगी। पेज नंबर 104 पे पूरी डिटेल जो है वो लिखी हुई है। ठीक है भाई, अब ज़रा देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव को। डिस्क्रिप्टिव, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें आपसे ड्राइंग करने की बोल रहा है। किसको ड्राइंग करना है भाई, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स को, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स को। अच्छा, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में फ़र्क है, ज़रा ये जहन में रखिएगा तो गड़बड़ नहीं करनी। किसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं आपको हाइड्रोकार्बन्स के, फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स के जो नीचे दिए हुए हैं। पहले तो उसने बोला ईथेन का करें भाई, फिर उसने बोला है आपसे कि इथाइलिन यानी कि ईथीन का करें, इथाइलिन यानी कि ईथीन। फिर उसने बोला है कि एसिटाइलिन जो है यानी कि ईथाइन जो है इसका करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये ड्राइंग आप खुद कर लीजिए, पेज नंबर में बता देता हूँ। ईथेन जो है ये पेज नंबर 103 पे इसकी ड्राइंग मौजूद है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इथाइलिन जो है इसकी ड्राइंग पेज नंबर 107 पे मौजूद है, और एसिटाइलिन जो है इसकी ड्राइंग पेज नंबर 112 पे मौजूद है। वहाँ जाके आप इसकी ड्राइंग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है क्या, आपने लिखना है राइट इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है, कौन कौन सी, उसने 5 चीज़ें आपको बताई हैं। तो पहला देख लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है इथाइलिन इज़ हीटेड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि इथाइलिन जो है, जब आप उसको, इथाइलिन यानी कि ईथीन गैस, जब आप इसको हीट करें, देखें उसने बर्निंग का नहीं कहा कि आप इसको बर्न करें। हीट अप करने में और बर्न करने में फ़र्क होता है। उसने बोला सिर्फ गर्म करना है इसको। ठीक है, इथाइलिन को जब आप हीट अप करें हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि इथाइलिन ईथीन गैस जो है आप उसको हीट अप करें हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर के ऊपर, तो क्या इसका जो है वो बनेगा, इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी।
तो इसकी केमिकल इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है भाई, ये असल में कौन सा केमिकल रिएक्शन है जिसमें आप हीट देते हैं इथाइन को, इथाइलिन को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, ये पॉलीमराइजेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन। और इसकी शक्ल ये N लिखा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर देना होगा और प्रेशर बहुत ज़्यादा 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपको देना होगा। तो ये ईथीन से पॉली ईथीन जो है वो बन जाएगी। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, शुरू में ये बॉन्ड और उसके बाद अंदर भी बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर बॉन्ड, फिर ये, फिर बाहर भी बॉन्ड। इसको हम कहते हैं पॉली ईथीन, पॉली ईथीन कहते हैं। ठीक है भाई, ये आपके सामने इक्वेशन आ गई। नंबर 2 वाला देख लेते हैं। नंबर 2, इसमें बोल रहा है ईथीन को आपने बर्न करना है। देखें क्लियरली उसने बोला है। और जब हम बर्निंग की बात करते हैं ना, ईथीन को आपने क्या करना है? बर्न इन एयर। और जब हम बर्न इन एयर की बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी। बर्निंग तभी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक जो है वो किस चीज़ की मौजूदगी में एक चीज़ और भी आपको चाहिए, वो है पर एसिटिक एसिड। पर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और पर एसिटिक एसिड में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक है, ये इक्वेशन पेज नंबर 111 पे भी मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखें CH2 और CH2, ये आ गई ईथीन गैस। 1/2 हाफ मोल जो है वो ऑक्सीजन का यहाँ पर चाहिए, ऑक्सीजन गैस का। और CH2CO3H, ये क्या है? ये है पर एसिटिक एसिड, ये रहा। ठीक है भाई, पर एसिटिक एसिड है ये। और यहाँ टेम्परेचर आपको देना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसके नतीजे में इपॉक्साइड जो है वो बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2, ये बनेगा इपॉक्साइड, इपॉक्साइड। इसका शायद मैंने पेज नंबर भी यकीनन बताया होगा। नहीं, इसका पेज नंबर तो नहीं बताया, पेज नंबर 111 पे ये शायद ये भी। ठीक है, इसका भी केमिकल रिएक्शन आपके पास आ गया। तीसरा जो केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, इसमें क्या है मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। इसमें है कि आपको 1,2-डाइब्रोमोब्यूटेन को हीट करना पड़ेगा। इज़ हीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो अल्कोहल में आपने डिप किया हुआ हो, उसको आपने 1,2-डाइब्रोमोब्यूटेन के साथ मिला के हीट करना है। ठीक है भाई, 1,2-डाइब्रोमोब्यूटेन, इसको आपने क्या करना है? हीट करना है। किसके साथ? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा मैं बता देता हूँ आपको। इसकी इक्वेशन ये रही। पहले 1,2-डाइब्रोमोब्यूटेन लिख लेते हैं, CH3-CH2 सिंगल बॉन्ड CH2-CH2। इसके साथ यहाँ भी जो है वो ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ भी जो है वो ब्रोमीन लगा हुआ है। 1 2 3 4, 1,2-डाइब्रोमोब्यूटेन हो गया ये।
इसको आप हीट कर रहे हैं। ये जो ट्रायंगल जब आपको नज़र आए तो समझ जाइए आप हीट कर रहे हैं। ठीक है, किस चीज़ की मौजूदगी में? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ अल्कोहल जो है वो इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। और उसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और उसके बाद C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH2। ये बनेगा, इस केमिकल का नाम है ब्यूट 1 याइन, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं आप 1 ब्यूटाइन, या सिंपली आप इसको ब्यूटाइन भी अगर लिखें तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 ये भी हो गया। अच्छा, चौथे केमिकल रिएक्शन की तरफ चलें। चौथा केमिकल रिएक्शन जो है वो यहाँ पर है 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन। 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन, टेट्रा ब्रोमो इथेन। इसको आप हीट करेंगे किसके साथ? जिंक पाउडर के साथ। जिंक पाउडर के साथ आप इसको हीट करेंगे। ठीक है भाई, तो ये बनेगा, क्या बनेगा ये? इसका केमिकल फार्मूला पहले लिख लें। केमिकल, ये ब्रोमीन, ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन और यहाँ भी ब्रोमीन, 4 जगह ब्रोमीन जो है यहाँ पर लगा हुआ होगा। एक ब्रोमीन ये आ गया, फिर ये ब्रोमीन, ये जिंक आ गया Zn जो कि पाउडर की शक्ल में। ठीक है, फिर आप इसको हीट करेंगे तो उसके नतीजे में बनेगा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद फिर ये ब्रोमीन, और फिर ये ब्रोमीन, और उसके नतीजे में बनेगा जिंक ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड। अच्छा देखिए, जिंक जो है ना, इसकी वैलेंसी होती है +2, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वो कोई भी एटम लेके आए, तो जब ब्रोमीन, ये 4 ब्रोमीन है ना, 1 2 3 4, ये यहाँ से ब्रोमीन -1, ब्रोमीन -1 ये निकलेगा, ब्रोमीन -1 ये निकलेगा, ये दोनों इसके पास जाएंगे और इसके साथ जिंक के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे, और ये बनेगा जिंक ब्रोमाइड। टेक्निक समझ में आ गई यहाँ पर आपको? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो हमारे पास जिंक, ये क्या बना है? ये हमारे पास बना है 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। यही अब आगे मज़ीद जो है वो रिएक्ट करेगा। ये हो गया ब्रोमीन, ब्रोमीन, इसको जिंक के साथ आप मज़ीद रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, और ऐसे ही नहीं कराएंगे, आपको हीट भी देनी पड़ेगी उस, तब जाके फिर ये बनेगा इथाइन। क्या बनेगा? इथाइन, और जिंक ब्रोमाइड थोड़ा सा और बन जाएगा। बस 2 जो मज़ीद ये ब्रोमीन है ये निकल जाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा, ये भी हो गया। आखिरी वाला देखें। लास्ट वाला हमारे पास है, इसमें कह रहा है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद एसिटाइलिन। एसिटाइलिन मतलब इथाइन गैस। तो क्लोरीन गैस जो है इसको हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? इथाइन के साथ। एसिटाइलिन इथाइन को ही कहते हैं। तो क्या होगा? इसके नतीजे में भी जो है वो काफ़ी लंबे चौड़े मामलात हैं।
दिल थाम के बैठे, बज़ाहिर छोटा सा ही मामला लग रहा है लेकिन इतना छोटा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये डबल बॉन्ड जो बना हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक बॉन्ड की जगह पर 2 क्लोरीन के एटम जो है वो यहाँ पर लग जाएंगे, ठीक है। और ये कहलाएगा 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है भाई। अच्छा, यही 1,2 डाइक्लोरोइथेन फर्दर जो है वो आगे रिएक्ट करेगा, ठीक है, मज़ीद क्लोरीन के साथ, मज़ीद क्लोरीन के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे। तो उसके नतीजे में बनेगा 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन, CH, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन, टेट्रा क्लोरो इथेन, ठीक है भाई। केमिकल रिएक्शन जो है निमट गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसको सुने और ये समझें इसको, ये बहुत टेक्निकल बात है। इथीन इज मोर रिएक्टिव देन ईथेन, इथीन मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव किसके मुकाबले में? ईथेन के मुकाबले में, ठीक है। सबसे कम रिएक्टिव ये है और उससे ज़्यादा रिएक्टिव ये है, ठीक है। तो ईथीन ज़्यादा रिएक्टिव है ईथेन के मुकाबले। अब एक बात ज़रा सोच के मुझे बताइए, ईथेन में सिंगल बॉन्ड होता है, ईथीन में डबल बॉन्ड होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे यार ये सिंगल बॉन्ड है, ये कम रिएक्टिव है, फिर ये डबल बॉन्ड आ गया, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। और जब ईथाइन आएगा, ईथाइन ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो और ज़्यादा रिएक्टिव होगा। मतलब आपके जहन में फ़ौरन यही बात आएगी कि ये जो है वो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम रिएक्टिव ये ईथीन होगा और सबसे कम रिएक्टिव ये ईथेन होगा। सबसे कम रिएक्टिव ये, क्योंकि आप बॉन्ड्स को देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन हकीकत में थोड़ा मामला उल्टा है कि ये ईथीन जो बीच है ना, ये इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव है और ये इस ईथाइन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। जी यही प्रॉब्लम है, ये ईथीन इससे तो ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसके पास एक बॉन्ड है, इसके पास 2 बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन ये ईथीन जो है ईथाइन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, हालांकि ईथाइन के पास 3 बॉन्ड है। इसकी वजह क्या है वो आपसे यही जानना चाहता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो है इसकी वजह अगर आपको देखनी है, अब ये सवाल पूरा पढ़ लूँ। ईथीन इज़ मोर रिएक्टिव देन ईथेन बट लेस रिएक्टिव देन ईथाइन। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस बिहेवियर? एक मिनट, अगर मैं इस सवाल को समझाऊँ ना तो ये सवाल इन्होंने गलत दिया हुआ है यहाँ पर। ये कह रहा है ईथीन इज़ मोर रिएक्टिव देन ईथेन, ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है, बट लेस रिएक्टिव देन ईथाइन, कि ईथीन जो है वो ईथाइन से कम रिएक्टिव है। नहीं, ये सही नहीं है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस बिहेवियर? आप इस बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं?
अब मैंने जो ये बात बताई है और जो सवाल बोल रहा है ये बिल्कुल उल्टा है। तो पेज नंबर 115 की तरफ चलते हैं, वहीं पे जाके इस जवाब का, इस सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा। पेज नंबर 115, 115 पेज जो है वो आप खोल लें, ठीक है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। बिल्कुल टॉप पे देखें, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन अल्काइन कंप्राइजेस ऑफ 1 सिग्मा and 2 pi bonds with the electron density between the carbon atoms being exceptionally high, causing the atoms to be drawn closer together. As a result, the electrons in the pi bonds are less exposed compared with the alkene. Consequently, alkynes exhibit lower reactivity than alkenes. के alkynes जो है वो कम reactivity दिखाती हैं alkenes के मुकाबले में। अब ये पूरा आपको पैराग्राफ तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये आखिरी वाली लाइन तो समझ में आ रही है, इतना तो आप समझ सकते हैं ना। अभी तो मैं बताऊंगा तफसील इसकी कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं। तो ये सवाल भी इन्होंने गड़बड़ किया हुआ। ये सवाल जो है इसको लिखना चाहिए था ईथीन इज़ मोर रिएक्टिव देन ईथेन बट ईथाइन इज़ लेस रिएक्टिव देन ईथीन, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस बिहेवियर। ये होना चाहिए था सवाल। समझ में आ गई बात। बहरहाल इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ कि इसने जो यहाँ पर बोला है पेज नंबर 115 पे इसका जवाब मौजूद है। इसका जवाब भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इसको देखें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये मौजूद है। ये लेस रिएक्टिव देन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये लेस रिएक्टिव है ईथीन के मुकाबले में। क्लियरली ज़रा इसको समझ लीजिए। तो इसके पीछे वजह क्या है, तो यहाँ पर इसने वजह इसकी बताई है। उसने बोला है कि द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। ये जो है ना, ये 3 लाइन है, ये आपको बता रही हैं कि ये 3 बॉन्ड जो इसने बनाया हुआ है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, तो इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड है, बाकी 2 पाई बॉन्ड, अच्छा इसको देखें तो इसके ये जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक जो है वो पाई बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा फिर आगे कह रहा है कि and 2 pi bonds with the electron density between the carbon atoms being exceptionally high। अब इसकी वजह से क्योंकि यहाँ ये पाई बॉन्ड है तो यकीनन इस पाई बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होगा, और ये दूसरा पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती हो जाएगी यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब मोर इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। ये इलाका ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ज़्यादा डेंस हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कम है तो ये लेस डेंस होगा। ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी या हाई हो जाएगी। इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि ये जो बॉन्ड है इनके दरमियान इसका फासला कम हो जाएगा। बॉन्ड जो है ये बॉन्ड डिस्टेंस जो है ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। यहाँ पर इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो। ये देखें यहाँ पर बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, यहाँ पर बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो कम नज़र आ रहा है। ऐसी बात है एज अ रिज़ल्ट द इलेक्ट्रॉन्स इन द पाई बॉन्ड्स आर लेस एक्सपोज्ड कंपेयर्ड विद द अल्कीन्स। अब ये क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें अल्काइन में हाई हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है, तो इसका मतलब बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। इस बॉन्ड डिस्टेंस के कम होने की वजह से
ये क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है, लेस रिएक्टिव होगा देन ईथीन, ईथीन के मुकाबले में। हालांकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं मौजूद, पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए क्योंकि रिएक्टिविटी में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ही तो किरदार अदा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसको ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है जिसकी वजह से बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल कम हो गया है, उसकी वजह से ये क्या हो गई है, लेस रिएक्टिव हो गई है। इतना ज़्यादा रिएक्ट ये नहीं करेगी, ये बहुत ज़्यादा करेगी कि यहाँ पाई बॉन्ड भी है और बॉन्ड का डिस्टेंस भी ज़्यादा है। ये है इसका टू द पॉइंट जवाब, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया पेज नंबर 115 पे। और इसके साथ साथ मैंने क्वेश्चन भी आपका ठीक कर दिया कि बुक में जो ये क्वेश्चन इन्होंने लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन सही नहीं लिखा हुआ। आगे चलें। ठीक है भाई। अच्छा, अब जो है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन बाय आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। और इन सब की एक एक आपको एग्जाम्पल भी देनी पड़ेगी। इसका जवाब, इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, पेज नंबर 117 पे मौजूद है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसमें जो ए है ऑप्टिकल आइसोमर्स, इस पे ही वीडियो बन चुकी, वीडियोस तो सब पे बन चुकी। ऑप्टिकल आइसोमर्स ये आपको मिलेगा पेज नंबर 120 पे, और बी जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये भी आपको पेज नंबर 120 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें कह रहा है डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आपको बताना है। ये आपको पेज नंबर 122 पे मिल जाएगा इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफाइलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन, एसाइलेशन, क्लोरीनेशन। ये जो नीचे दिए गए आपको इलेक्ट्रोफाइलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हैं, इनका आपको मैकेनिज़्म बताना है, इसके बारे में डिटेल बतानी है। तो जो ए में नाइट्रेशन है ये आपको मिलेगा पेज नंबर 125 पे। इसमें बी जो एसाइलेशन है ये पेज नंबर 128 पे मिलेगा आपको, और जो क्लोरीनेशन है ये पेज नंबर 127 पे मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट इज़ मीन बाय ऑर्थो, पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑफ बेंजीन टू द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। क्या मतलब है ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप का, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का, इनका मतलब क्या है ये बता दीजिए। फिर आगे कह रहा है एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑफ बेंजीन। क्या असरात जो है वो मुरतब करता है सब्सटीट्यूएंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन का जो सब्सटीट्यूएंट है, टू द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उसको देख के क्या असर कबूल करता है बेंजीन का सब्सटीट्यूएंट, यानी कि बेंजीन से जो निकलने वाला है, यानी कि हाइड्रोजन का आयन, वो क्या जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, कैसा बिहेव करेगा, ये आपको बताना है। बहरहाल इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ तफसील से। ये पेज नंबर 129 पे इसकी पूरी डिटेल मौजूद है, इसके ऊपर वीडियो भी बनी हुई है, पूरी तफसील से मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है, वाई इथाइन टर्मिनल हाइड्रोजन इज़ एसिडिक इन नेचर। क्या वजह है कि ये इथाइन टर्मिनल हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है। ठीक है। गिव 2 रिएक्शंस ऑफ इथाइन टू शो देयर एसिडिक बिहेवियर। इसके अलावा 2 रिएक्शंस भी आप जो है वो इथाइन के बताएं जिसमें आप इसका एसिडिक बिहेवियर जो है वो शो करें। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 113 के ऊपर। बाकी रही वीडियोस, तो बाकी तो सब के ऊपर मैं वीडियोस पिछली बना ही चुका हूँ। अल्लाह की रहमत से ये चैप्टर हुआ तमाम।
अल्काइल हैलाइड्स और अमाइंस जो हैं अब वो कर लेते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।